Ji, hello guys, assalamu alaikum. Welcome back again. Okay, I hope you'll be fine. Okay, and you'll be studying well. Okay, last time we had lecture number 7, and today I'm gonna go through the lecture number 8. Okay, so last time I was discussing the contextual factors, and I'm gonna continue from there. It's chapter number 1. Chapter number 1. ठीक है बेटा, chapter number 1. अभी हम still chapter number 1, and the topic that we are discussing the context. अब contextual consideration में हमने जो पहला point पढ़ा था वो हमने पढ़ा था formal communication versus informal communication. Yes, वहाँ पे हमने close किया था. Very simple, okay, self-explanatory, not so difficult. Now जो next जो point है that is the confidential versus non-confidential. ओके जी, सो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्लीज विद मी. ठीक है बेटा, बी विद मी. मैं वर्ड बाय वर्ड गो थ्रू कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना आए. इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड वर्ड बाय वर्ड. सो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बेटा वो इंफॉर्मेशन की जो बड़ी पर्सनल होती है आपकी इंफॉर्मेशन, जिसके लीक आउट होने से यू कैन हैव सीरियस कंसिक्वेंसेस, कि जिसके जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, एंड यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन टू अदर पीपल अराउंड. दैट्स अ सीक्रेट इंफॉर्मेशन समहाउ. So sensitive information that is only intended for the receiver should be marked as confidential and not communicated to the party. ठीक है जी. तो ऐसे लाइक आपके अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं, अब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है. अब जब भी अकाउंट स्टेटमेंट भेजी जाती है बैंक की तरफ से, तो उस पर लिखा होता है प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल. मीन्स दिस लेटर, दिस रिपोर्ट, this statement can't be opened by any other person except whose name is mentioned on this letter. For example, payroll and client data. जो आपकी सैलरी वगैरह होती है, पेरोल बेटा होता है सैलरी, जो आपको पैसे मिलते हैं. ठीक है, वो बड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं डेफिनेटली. ये क्लाइंट डाटा मोस्टली फीमेल्स का जो है वो एज फैक्टर होता है, जो बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है. आप लोग बड़ा उसको कॉन्फिडेंशियल रखती हैं. सो ये कहना चाह रहे हैं कि मेल्स का पे रोल होता है और फीमेल्स की आना 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 नॉट अ वेरी सीरियस साइड. आई एम जस्ट जोकिंग अराउंड. ज़रा एज फैक्टर जो होता है वो आपके लिए ज़रा कॉन्फिडेंशियल होता है. सो फॉर एग्जांपल पे रोल एंड क्लाइंट डाटा या और जो इन्फॉर्मेशन होती है क्लाइंट की आर यूजुअली कॉन्फिडेंशियल टू द सेंडर एंड रिसीवर. ठीक है जी, ये दोनों के लिए कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है. और जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसमें स्पेशली मार्क करना होता है प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल. जब भी आप रिटन कम्युनिकेशन करनी है, इफ दिस इन्फॉर्मेशन, इफ दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज sensitive for the receiver, you are supposed to mark, as a sender, you're supposed to mark private and confidential upon letter or whatsoever that communication it is. There are often laws that an organization must abide by to protect third parties and employees from misuse of personal and sensitive data. ठीक है जी. अब आपकी इन्फॉर्मेशन बैंक में सेव होती है, आपकी इन्फॉर्मेशन फेसबुक में भी सेव होती है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप में आप किसी को पर्सनल मैसेज करते हैं तो वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है. दैट इज नॉट सपोज टू बी डिस्कस विद थर्ड पार्टी. ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरों को डिस्कस नहीं करना और दूसरों को डिस्क्लोज नहीं करना, दूसरों के सामने एक्सपोज नहीं करना. जो आपके पर्सनल, आप सपोज डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके पर्सनल इश्यूज हैं, तो आपकी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप किसी आपको दोस्त को बताना शुरू कर दे. ओके, आप लॉयर के पास जाते हैं तो आपके पर्सनल कोई केसेस हैं तो आप लॉयर आपकी इन्फॉर्मेशन दूसरों को बताना शुरू कर दे. तो ये इन्फॉर्मेशन अब डिफरेंट लॉज बन गए हैं कि जो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन होती है वो कंपनीज के पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है और क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन दूसरों को ट्रांसफर नहीं करनी. और करेंगे तो दे गेट पनिश फॉर दैट. देयर आर सर्टेन लीगल रिपरकशंस फॉर दैट. प्रोफेशनल सच एज अकाउंटेंट, उनके पास हर कंपनी की इन्फॉर्मेशन मोस्ट लाइक जिसका भी ऑडिट करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होती है. अकाउंटेंट जो होते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है. तो दे आर नॉट सपोज टू डिस्कस one company information with the other company, and other company information with a third company, and so on. Lawyers, they are supposed not to disclose their client's information with the other people, and doctors owe their client a duty of confidentiality and must ensure that communication doesn't breach that duty. ठीक है जी. So उनको पूरा ख्याल रखना है, उनको पूरा ध्यान रखना है बेटा कि
ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं, आप लोग प्रोफेशनल हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, दे आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज विद अदर पीपल। अगर आप लोगों ने गलती से डिस्क्लोज कर दी और उस क्लाइंट को पता चल गया, सो वो क्लाइंट दोबारा कभी आपके पास नहीं आएगा, और वो बैड वर्ड ऑफ माउथ आपके लिए यूज करेगा, ठीक है, आपको आपकी रेपुटेशन खराब करेगा डेफिनेटली, कि आप दूसरों को बताएगा कि इस कंपनी के पास नहीं जाना क्योंकि ये आपकी इन्फॉर्मेशन दूसरों को डिस्क्लोज करते हैं। ओके जी, आई एम डन विद कॉन्फिडेंशियल वर्सेस नॉन कॉन्फिडेंशियल, देन आई एम मूविंग फॉर द अर्जेंट वर्सेस नॉन अर्जेंट। बेटा कॉन्टेक्स्ट में कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें जल्दी करने होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें इतनी जल्दी परफॉर्म नहीं करने होते। सपोज आपका जो AFC का एग्जाम है वो अभी इतना अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको भूख लग रही है तो ये भी इतना अर्जेंट नहीं है, देखिए। अर्जेंट वो होता है कि जो आपको हर हाल में इमीडिएटली करना है, देखिए, और नॉन अर्जेंट होते हैं कि जिनको आप थोड़ा डिले कर सकते हैं। अब उसमें एक पूरा एक टाइम मैट्रिक्स होता है, प्लीज गो टू द टाइम मैट्रिक्स ऑन इंटरनेट एंड यू कैन फाइंड कंप्लीट मैट्रिक्स, जिसमें इंपॉर्टेंट, नॉन इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट एंड नॉन अर्जेंट, कि वो सारा उसमें डिटेल में गिवन है। ओके जी, बी क्लियर ऑन द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द मैसेज दैट आर कम्युनिकेट, ठीक है जी। आपको पता होगा कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रायोरिटाइज होता है बेटा कि कामों को रैंकिंग करना कि कौन सा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम कम इंपॉर्टेंट है। सम में नीड डीलिंग विद इमीडिएटली, कुछ काम ऐसे हैं जो आपको इमीडिएटली करें, सपोज बुकिंग फ्लाइट्स एट द एयरलाइन और रूम एट अ होटल विच रिक्वायर रियल टाइम अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। सपोज आपने बेटा होटल बुक करवाना है ऑनलाइन या आपने कोई टिकट बुक करवाना है तो वो उसी सेकंड में बुक होनी चाहिए। अगर आपने सपोज आपने फ्लाइट बुक करवाई है, उसी लम्हे उसको बुक होना चाहिए। सपोज अगर उसमें 2 मिनट्स का भी डिले आ गया या 5 अगर 2 सेकंड का भी डिले आ गया या इवन के 1 सेकंड डिले आ गया तो पूरी दुनिया से वो ऑनलाइन बुकिंग हो रही होती है। तो अगर उस 1 सेकंड में क्या पता 2-3 क्लिक और हो चुके हो। सो ये जो आजकल टेक्नोलॉजी की बेस पे जो कम्युनिकेशन हो रही है वो इमीडिएट, सपोज आपने बेटा ATM से पैसे निकलवाए, देखिए जो ही आपने पैसे निकलवाए इमीडिएटली सिस्टम को अपडेट कर देना है कि आपके अकाउंट से पैसे निकल गए हैं। अब ये नहीं कि वो टाइम लगा रहा है, अपने सिस्टम को अपडेट करने में 5 मिनट लगा दिए, 5 मिनट में आप पैसे निकलवाए जा रहे हैं तो आप तो 5 मिनट ATM खाली कर देंगे। तो ये कहना चाह रहा है कि इमीडिएटली जो ही कोई ट्रांजैक्शन हो, जो ही आप ऑनलाइन क्लिक करें वो चीज परफॉर्म हो जानी चाहिए, वो चीज कंफर्म हो जानी चाहिए। while others may be more routine and allow a longer period before needing action, ठीक है। कुछ ऐसे काम होते हैं कि जिनमें टाइम होता है वापस एक्शन परफॉर्म करने में। सपोज फॉर एग्जांपल a review of a set of accounts that need to be filed with tax authority in a month time, आपने 1 महीने में गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाना है तो अभी आपका पूरा महीना पड़ा हुआ है, तो you can delay this work for some other time, okay, after a couple of days you can start this work, okay, this is not so important, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू परफॉर्म ऑन इमीडिएट बेसिस। कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी इशू टिपिकली रिलेट टू द प्रेजेंट, ठीक है जी। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो हेल्थ के इश्यूज हैं, ठीक है, जिस तरह कोरोना का इशू है या और जो आपके हेल्थ के इश्यूज होते हैं वो आपको इमीडिएटली एड्रेस किए ना, कि जब बंदा बीमार हो जाए फिर आप बताना होता है। ये हमारा डिलेमा ये है कि जब हम बीमार होने लगते हैं तो फिर ही हमें अवेयरनेस होना शुरू हो जाती है, ओहो अच्छा मुझे ये करना चाहिए तो मुझे वो करना चाहिए था। हमें इमीडिएटली उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। हमें अब राइट नाउ we should have all the information related, we should have maximum information about the health and safety issues. Such communication is needed to reduce a risk whether it to be execute from a pending hurricane, ठीक है नहीं, कोई तूफान आने वाला है तो ये बड़ी अर्जेंट इंफॉर्मेशन है जो pending hurricane or tsunami, or whether it is needed to warn about the long term effect of eye strain from overuse computer in the workplace, ठीक है जी। सो ये हेल्थ के इश्यूज होते हैं बेटा। उसके बाद में डिस्कस किया कि अगर तूफान सपोज सुनामी आ रहा है या कोई अल्लाह ना करे कोई हरिकेन का कोई प्रॉब्लम, कोई आपको प्रिडिक्शन हो गई है तो वो इमीडिएट इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पे हरिकेन आने वाला है। या जो मेजर इश्यू है बेटा आजकल जो जिससे हम मोस्ट ऑफ अस आर गोइंग थ्रू एंड यू विल गो थ्रू इन द फ्यूचर एज वेल, कि हम बहुत स्क्रीनिंग कर रहे हैं। हम
आप अभी ऑनलाइन लेक्चर्स सुन रहे हो, फिर आपने मोबाइल वैसे यूज़ करना है, फिर आपने लैपटॉप का इस्तेमाल करना है, फिर आपने टीवी देखना है, तो हमारी जो मोस्टली कम्युनिकेशन हो रही है, जो हमारा मोस्टली टाइम पास ऑन हो रहा है वो स्क्रीन के ऊपर हो रहा है, ठीक है। जब और स्क्रीन से होता क्या कि उससे रेडिएशन इमिट होती है, और रेडिएशन से आपकी आई ड्रेन्स होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आईज को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो आजकल काफ़ी प्रॉब्लम है। सो ट्राई, ये अभी आपको बताना है बेटा कि आप हाँ लिमिटेड यूज़ करो, ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करो, लेकिन घंटों घंटों बैठ के पबजी ना खेलो। आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल इतना ज़्यादा ना करो, इतना ज़्यादा मतलब अननेसेसरली विदाउट पर्पस सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करो। अभी तो आपको इसका इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बीमारी तभी लगती है कि जब लॉन्ग टर्म उसको करते रहते हैं, वो एक टाइम आता है कि वो जब उससे एक्सीड कर जाती है तो देन इट टर्न्स आउट टू बी अ डिजीज फॉर्म। The third paragraph, the urgency factor is relevant to how the message is created and communicated। ठीक है जी, ठीक है जी। अब अर्जेंसी, ठीक है, अब ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। अगर अर्जेंट कॉन्टेक्स्ट है तो वो फिर आपको उस हिसाब से मैसेज क्रिएट करना है, उसको कम्युनिकेट करना है। फॉर एग्जांपल, इट इज क्रिटिकल टू कन्वे अ वार्निंग अबाउट अ फायर इमीडिएटली। ठीक है, अब आपको अगर अगर आग लग गई है तो उसको आपको इमीडिएटली कन्वे करना है, और जितने भी सोर्सेज है आपने हर सोर्स से बताना है कि आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। ठीक है जी। एंड टू ऑल पीपल, हेंस द यूज ऑफ ओरल एंड विजुअल फायर अलार्म टू कम्युनिकेट द वार्निंग इंस्टेंटली। तो आपने हर पॉसिबल मीडियम का इस्तेमाल करना है। आपने फायर अलार्म्स का ऑन कर देने हैं, आपने आपके पास अगर सेल फोन है आप कॉल करें, आप आवाज़ें लगाएं, आग लग गई, आग लग गई, तो आपने बताना, इमीडिएटली बताना है। आपने मैक्सिमम सोर्सेज, यही कहना चाह रहा है कि अर्जेंसी फैक्टर्स में आपको जितने जो भी सोर्सेज मिलते हैं, ट्राई टू गो थ्रू ऑल दोज सोर्सेज इफ अप्रोप्रिएट। हाउएवर, गाइडेंस ऑन द लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट फ्रॉम द यूज ऑफ पर्सनल मॉनिटर माइट बी सर्कुलेटेड टू एम्प्लॉइज इन एन इंटरनल मेमो। अब यहाँ कहना ये चाह रहा है कि अब ये डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से आपने डिफरेंट मीडियम्स को इंतखाब करना है। अब सेकंड सिचुएशन ये है कि आपने अपने एम्प्लॉइज़ को बताना है कि कंप्यूटर को कैसे स्क्रीन करना है, उसको कैसे आपने देखना है। तो ये कहना चाह रहा है कि अब सेकंड केस में गाइडेंस ऑन द लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट फ्रॉम द यूज ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर माइट बी सर्कुलेटेड टू एम्प्लॉइज इन एन इंटरनल मेमो। इंटरनल मेमो बेटा ये होता है कि जो इंटरनल कम्युनिकेशन होती है, आपको मैं मेमो बता ही देता हूँ। जो हम बाद में डिस्कस करने वाले मेमो बेटा होता है कि जो हम एम्प्लॉइज आपस में कम्युनिकेशन करें रिटन फॉर्म। तो जो हम एम्प्लॉइज को बताते हैं कि देखो अब आपने ये करना है, अब आपने ये नहीं करना, वो जो उनको रिटन फॉर्म में बताना है, दैट इज कॉल्ड द मेमो। और ये मोस्टली जो कम्युनिकेशन होती है ये इंटरनल फॉर्म में होती है, लाइक विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है, अमंग द स्टाफ होती है, और यस आर पोस्टेड ऑन अ नोटिस बोर्ड फॉर एम्प्लॉय टू ऑब्जर्व एंड कम्युनिकेट। ठीक है जी। तो आप अब उनको मॉनिटर का आपने बताना है कि कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल करने से उनकी आंखों पे इम्पैक्ट हो सकता है, उन्हें कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल करना है। अब उनको या तो आप मेमो फॉरवर्ड कर दो, ईमेल फॉरवर्ड कर दो, या उनको नोटिस बोर्ड पे लगा लो, व्हेनेवर दे फाइंड टाइम दे कैन गो टू इट। Okay, so I'm done with the urgent versus non-urgent as well. So next topic is the internal versus not next heading in the contextual consideration. Next, the last heading is the internal versus external communication. Meetings, memoranda. अब meetings बेटा इंटरनल भी होती हैं और एक्सटर्नल भी होती हैं, ठीक है, आपको पता ही है इसका। मेमोरेंडा इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द मेमोरेंडम। जब हम स्टाफ में एक ही मीडियम के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं तो दैट्स अ मेमोरेंडम। लेकिन स्टाफ आप में जो कम्युनिकेशन करते हैं वो कॉल करके भी करते हैं, ईमेल के थ्रू भी करते हैं, वो एसएमएस के थ्रू भी करते हैं, वो रिपोर्ट्स के थ्रू भी करते हैं, वो मीटिंग के थ्रू भी करते हैं, वो बोल के भी करते हैं, फेस टू फेस भी करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द मेमोरेंडम, जहाँ पे हम मल्टीपल वेज में आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। एंड नोटिसेस आर टिपिकली मोर अप्रोप्रिएट फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये इंटरनल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं। वेयर एज लेटर्स एंड ईमेल्स, अब लेटर्स जो है ना, वही बात जब हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो उसे मेमोरेंडम बोलेंगे, और वही बात जब हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं तो दैट इज कॉल्ड अ लेटर। और लेटर और ईमेल्स आर ऑफन बेस्ट सुटेड टू are often better suited to external communication. However, there is overlap between how the same channel can be applied to both internal and external communication by adjusting, for example, the language and tone. अब कहना चाह रहे हैं इंटरेस्टिंगली कि कई ऐसे मीडियम है कि जो हम इंटरनल भी इस्तेमाल करते हैं, एक्सटर्नल भी इस्तेमाल, ओवरलैप हो रहा है। लाइक सिर्फ जब फर्क ये आता है कि जब हम इंटरनल्स का इस्तेमाल करते हैं, जब इंटरनल कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें अपनी जो वर्ड्स हैं वो ज़रा इनफॉर्मल होते हैं, वो ज़रा फ्रैंक होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पड़ती। और वही मीडियम जब हम एक्सटर्नल में इस्तेमाल करते हैं तो हम ज़रा फ्रैंक हो, हम ज़रा सीरियस हो जाते हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं वो ज़रा फॉर्मल हो जाते हैं।
लाइक बेटा मीटिंग है, इंटरनल मीटिंग है तो इट्स ओके चलेगा, हम उसमें थोड़ी गपशप भी लगाएंगे, लेकिन अगर आपकी क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो हम बड़े सीरियस होने वाले हैं। ठीक है, अब जिस तरह से ईमेल की बात करूं, अब ईमेल इंटरनल भी की जाती है और एक्सटर्नल भी की जाती है। जब इंटरनल की जाती है तो वी आर नॉट सो मच इनटू द फॉर्मेलिटीज, हम सिंपली बात कर देते हैं। लेकिन जब एक्सटर्नल ईमेल करते हैं टू द क्लाइंट और टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आउटसाइड ऑफ योर कंपनी, सो वहाँ पे हम डिफरेंट हम स्पेसिफिकेशंस का ध्यान रखते हैं कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, फिर क्या लिखना है, फिर क्लोजिंग कैसे करनी है, फिर साइन किसने करने हैं, जो मेमो में इस्तेमाल चीज़ें नहीं की जाती। तो इंशाल्लाह भी डिस्कस इन डिटेल के मेमो और लेटर में क्या चीज़ें डिफरेंशिएट करती हैं, इंशाल्लाह भी डिस्कस इन डिटेल। ये कहना चाह रहा है कि इंटरनल में और एक्सटर्नल में जो मेन डिफरेंस आता है, मीडियम दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन जो फ़र्क आता है वो वर्ड्स का आता है, वो टोन का आता है, वो लैंग्वेज का आता है। The how you communicate entirely different internal communication as compared to the external communication. So beta, I'm done with the contextual topic. I discussed 4 contextual considerations. The first one is formal versus informal. The second I discussed confidential versus non-confidential. The third I discussed urgent versus non-urgent. And the fourth I discussed internal versus external. Now beta, I'm going for the next topic. This topic was 2.2. And now I am going for the next topic, and the next topic is beta is the methods of communication. Methods of communication. ठीक है बेटे जी। सो अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि आप कितनी तरह से कम्युनिकेशन कर सकते, कितने मेथड्स के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। सो द फर्स्ट मेथड इज the first method is the written communication. Written communication. थोड़ा सा मुझे जी the following table demonstrates the 4 key methods of communication. याद रखिएगा कि हम बिजनेस आपकी बुक में जो मेथड है वो 4 गिवन है कि हम 4 तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड रिटन फॉर्म में हम लाइक यू नो वेरी वेल, हम आजकल जो मोस्टली हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो हम रिटन फॉर्म में कर रहे हैं। लाइक हम ईमेल की फॉर्म में कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया की फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है जी, हम SMS की फॉर्म में कर रहे हैं, और आजकल जो मोस्टली कम्युनिकेशन हो रही है वो रिटन फॉर्म में हो रही है, लाइक रिपोर्ट्स, ईमेल्स, लेटर्स, सोशल मीडिया, एंड इंशाल्लाह वी डिस्कस इन डिटेल रिटन कम्युनिकेशन क्या होती है। देन द ओरल कम्युनिकेशन बेटा, The first is the written communication, the second is the oral communication, जहाँ पे हम बोल के कम्युनिकेशन करते हैं, सिर्फ हमारा बोलना होता है। लाइक अब इसे मैं बात कर रहा हूँ, वो जो बात करना है दैट्स कॉल्ड द ओरल कम्युनिकेशन। सो फेस टू फेस डिस्कशन में लाइक I'm talking with you right now, somehow we are face to face, तो you can see my face, so कहना चाह रहा है कि जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो या तो हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं, देखिए, या जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो मिनिमम हम सिर्फ आवाज़ सुन सकते हैं, दैट्स अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। ठीक है बेटा, देखिए। सो ओरल कम्युनिकेशन में सिर्फ आपकी साउंड होती है, सिर्फ आपकी आवाज़ होती है, सिर्फ आपका बोलना होता है, आपका जो आपको जो नज़र आना है वो उससे कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, जो बाद में पढ़ने वाले हैं। अब इसको गो थ्रू करता हूँ ओरल कम्युनिकेशन को। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, कंसिडर योर ओन एक्सपीरियंस इन दैट पीपल टिपिकली यूज अ मल्टीट्यूड ऑफ जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस टू एम्फसाइज एंड आर्टिकुलेट। आप कहना चाह रहा है कि हम बोलने में हम खाली बोलते नहीं हैं, हम ढेर सारे एक्सप्रेशंस देते हैं। कहना चाह रहा है कि हम जो समझाते हैं मैसेज को बोल के, हम वैसे नहीं समझा पाते, हम अपने अब या तो अपने पारा लैंग्वेज को हमने जो पहले पढ़ा था उसको वेरी करके हम समझाने की कोशिश करते हैं, या और अगर हम फेस टू फेस बात करें तो हमारे एक्सप्रेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम हाथों के थ्रू दे रहे होते हैं, जो हम फेस के थ्रू दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आप लोगों को मैसेज अंडरस्टैंड कराने में, या बड़ा हेल्प आउट करती हैं। ये कहना चाह रहे हैं, कंसिडर योर ओन एक्सपीरियंस इन दैट पीपल टिपिकली यूज अ मल्टीट्यूड ऑफ जेस्चर्स एंड फेशियल, हम मल्टीपल जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल फेशियल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं टू एम्फसाइज एंड आर्टिकुलेट देयर मैसेज। अपने मैसेज को समझाने के लिए हम डिफरेंट तरह से डिफरेंट सोर्सेज का हेल्प आउट लेते हैं, आई मस्ट से।
ठीक है, हम फेस से भी हेल्प लेते हैं, हम हाथों से भी हेल्प लेते हैं, हम अपनी स्माइल से भी हेल्प लेते हैं, आंखों से हेल्प लेते हैं, या आवाज को ऊपर नीचे करके उसका हेल्प आउट लेते हैं। Many studies conclude that this non-verbal communication, ये नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है कि जो वर्बल को हेल्प आउट कर रही है। आपको बताया था मैंने बेटा कि जो वर्बल होता है जस्ट 7% कॉन्स्टिट्यूट करता है, और जो नॉन वर्बल होता है दैट्स 93%। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन कि आपको जो वर्ड्स होते हैं जो आप लिख के या बोल के बोलते हैं वो सिर्फ 7% मैटर करते हैं। अब आप कैसे बोलते हैं वो 30% मैटर करते हैं। और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आप एक्सप्रेशंस क्या दे रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपको उस वक्त फेस, आप ज्यादा कंफ्यूज नजर तो नहीं आ रहे, आप कॉन्फिडेंट है, आप सही तरीके से बात कर रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं ये 55% मैटर करती है। इज फॉर मोर परसुएसिव, कहना चाह रहा है कि ये ज्यादा मोटिवेटिंग होती हैं, आप इस ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं देन द एक्चुअल मैसेज इटसेल्फ। जो एक्चुअल मैसेज है वो सिर्फ 7% मैटर करता है, 93% आपकी बाकी चीजें मैटर करती हैं जो हम आगे पढ़ने वाले विजुअल में। और विजुअल में ये जहां पे आप 55% ये लाइक आप उस बंदे को देख भी पा रहे हो, फेस टू फेस में आप अगले बंदे को देख, मुझे नो यू कैन सी मी, नो यू कैन सी माई जेस्चर्स, नो यू कैन सी माई एक्सप्रेशंस, ठीक है, वे यू कैन सी द अदर पर्सन। उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी आप अगले बंदे को, वीडियो कॉन्फ्रेंस बेटा ये होती है, यस आगे डिटेल में है बेटा नेक्स्ट टॉपिक में, बता देता हूँ कि वीडियो कॉल में मैक्सिमम 2 पीपल होते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस में मोर देन 2 पीपल होते हैं। जहाँ पे आजकल देखा होगा आपने कि डिफरेंट एप्लीकेशन है कि जहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं और वहाँ पे मोर देन 2 पीपल आर टॉकिंग विद ईच अदर एट द सेम टाइम, तो दैट्स कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस। उसके बाद नोटिस बोर्ड। अब नोटिस बोर्ड बेटा, नोटिस बोर्ड ये रिटर्न कम्युनिकेशन का विजुअल है कि जहां पर रिटर्न कम्युनिकेशन। अब ये देखें, ये व्हाइट बोर्ड है। अब ये व्हाइट बोर्ड मैसेज नहीं है, व्हाइट बोर्ड इज अ विजुअल। इस पे जो मैंने लिखा है ये मैसेज है, ये याद रखो, ये याद रखो कि जो मैंने इस पे लिखा है वो मैसेज है, ये व्हाइट बोर्ड मैसेज नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड विजुअल है। ये जो व्हाइट बोर्ड दिखा रहा है, व्हाइट बोर्ड इज हेल्पिंग यू आउट टू शो द मैसेज, ये कहना चाह रहा है। तो नोटिस बोर्ड इसी तरह से होता है कि वहां पे हम डिफरेंट लेटर्स को प्लेस कर, डिफरेंट सर्कुलर्स को प्लेस कर देते हैं, ठीक है जी। Then the fourth and last one is pictorial, कि जहां पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट ग्राफिकल फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में, ड्राइंग की फॉर्म में हम उसको डिस्प्ले कर रहे होते हैं। और आजकल ये जनरेशन जो है दे लव टू हैव द पिक्टोरियल कम्युनिकेशन, जिस तरह से चार्ट्स, ड्राइंग्स एंड ग्राफ्स, इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है जी। नोट दैट द प्राइम पर्पज ऑफ विजुअल एड इज टू कम्युनिकेट। अब आगे वो डिस्कस करने वाला है बेटा कि जब हमने प्रेजेंटेशन देनी है, जब हमने बोलना है, जब हमने स्पीकिंग करनी है, इवन कि जब हमने लिखना है, तो हमने इन चारों की कैसे कम्बिनेशन कर, या जब बेस्ट वे जब हमने बोलना है, प्रेजेंटेशन देनी है, तो इन चारों की हमने कैसे कम्बिनेशन कर। जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, राइट नाउ आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो इन चारों को मैंने कैसे कंबाइन करना है, कितना इफेक्टिव, कैसे बैलेंस आउट करना है कि आप किसी चीज को ज्यादा या कम ना कर दें। आगे ये बताना चाह रहा है, वहाँ पे ग्राफ में जाके ये 4 मेथड खत्म हो गए हैं। अब इट्स अ न्यू टॉपिक दैट यहाँ बताना चाहेगा कि अब वो बल्कि आगे स्टार्ट हो रहा है, इन ऑर्डर टू अचीव द ऑप्टिमम बेनिफिट इन द प्रेजेंटेशन। Let me complete here. Note that the prime purpose of visual aid is to communicate with greater clarity. अब visual में दोबारा चला गया, वो थोड़ा सा उसने मिक्सअप कर दिया, दोबारा visual में चला गया। Note that the prime purpose of visual aid is to communicate with greater clarity and increase the level of understanding among the audience. ठीक है जी, हम इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि ये हमें मैसेज को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करें, इससे हमें मैसेज बड़ा जल्दी अंडरस्टैंड। सपोज एक आपने बुक पढ़नी है, तो बुक पढ़ने में आपको कितने दिन लग जाते हैं और कितना आपको फटीगनेस फील होती है, लेकिन वही जो है अगर वो नॉवल है, और वही अगर नॉवल है वो मूवी की फॉर्म में है, तो आप उसको 2 घंटे 3 घंटे में देखे बड़ा यू फील प्लेयर, यू फील इंजॉयबल। तो ये कहना चाह रहा है कि हम जब विजुअल्स का इस्तेमाल करते हैं वी फील मोर। इवन कि आप जब व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं सॉरी, जब आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, तो आप जहाँ पे टेक्स्ट होता है यू आर डैम कंसर्न अबाउट द टेक्स्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, और जहाँ पे वीडियो होती है, जहाँ पे पिक्चर होती है, उसको आप क्लिक करके देखना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे ये बात करना चाह रहा है कि जहाँ पे विजुअल होता है यू बिकम सो अटेंटिव, और आजकल जो मोस्टली कम्युनिकेशन हो रही है वो विजुअल एड के थ्रू हो रही है। तो कहना चाह रहा है कि अब जो फ्यूचर है वो विजुअल एड्स का है, तो ट्राई टू यूज विजुअल एड्स as appropriately. आगे ये कहना चाह रहा है in order to achieve the optimum, this is a new topic,
within same the new topic कि इन चारों कॉम्बिनेशन कैसे आपने करनी है in order to achieve the optimum benefit in the कि आपने प्रेजेंटेशन में उसको मैक्सिमम इफेक्टिव कैसे बनाना है, उसको आपने मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैसे बनाना है कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाए. Visual aid should be used sparingly to highlight and give greater credibility to key points. Visual aid should बेटा sparingly, अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. Visual aid should be used sparingly. Sparingly होता है कि बेटा जिस तरह से नमकदानी होती है ना, कि जो हम नमक स्प्रिंकल करते हैं, ओके, तो वो हम हस्बे ज़रूरत करते हैं वो. तो इस तरह से विजुअल एड्स का भी इस्तेमाल करना होता है कि जहाँ पे पिक्चर रिक्वायर्ड है वहीं भी पिक्चर का इस्तेमाल करो, जहाँ पे वीडियो है वहाँ वीडियो का इस्तेमाल करो, जहाँ पे टेबल है ये ना हो कि जहाँ वीडियो का इस्तेमाल करना है वहाँ टेबल लगा दी, या टेबल का इस्तेमाल करना है वहाँ पिक्चर लगा दी. तो ये कहना है स्पेरिंगली कि हस्बे ज़रूरत, टॉपिक के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपने विजुअल्स का इस्तेमाल करो. एक्सेसिव यूज ऑफ विजुअल एड वुड लूज देयर एफिकेसी. अगर आपने ज़्यादा विजुअल्स का इस्तेमाल कर दिया, सिर्फ उसमें वीडियोज़ ही वीडियोज़ थी, पिक्चर्स ही पिक्चर्स थी, तो फिर भी बात नहीं बनने वाली. उसमें कुछ रिटन फॉर्म में भी होना चाहिए, कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में भी होना चाहिए, कुछ ग्राफ भी होने चाहिए, कुछ उसमें बोलना भी आपका होना चाहिए, क्योंकि उसमें सारे पॉइंट्स इन अ बैलेंस वे में होंगे तो आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर. जिस आपके सामने कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं रिटन फॉर्म में भी कर दिया है, मैं यहाँ बुक से भी पढ़ रहा हूँ, मैं आपको समझा भी रहा हूँ, आप मुझे देख भी पा रहे हैं, ठीक है. तो सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं. Visual aids, next point is visual aids must be clearly visible to the entire audience. अब जो भी आपको विजुअल दिखाए जाने हैं, अच्छा जो प्रेजेंटेशन होती हैं बेटा वो स्लाइड्स पे होती है, मल्टीमीडिया पे. जो सपोज ये विजुअल है आपके सामने, ये अब जो मैं इसके इस पे जो मैंने लिखा है वो आपको प्रॉपर नजर आना चाहिए. अगर मैं बहुत छोटा लिख दूंगा फिर भी सही नहीं है, अगर बहुत ही बड़ा भी लिख दूंगा फिर भी सही नहीं है. तो ये कहना चाह रहा है कि जो भी आपने चीज़ दिखानी है वो सब ऑडियंस को, जैसे आप सिनेमा में जाते हैं तो सिनेमा में इस तरह से चेयर्स लगी होती हैं, उसकी मेन रीज़न ये होती है कि जो लास्ट में बैठे हैं सबको वो प्रॉपर वीडियो, वो मूवी जो है ना वो हर एक को एक ही लेवल पर नजर आए. Okay, तो ये कहना चाह रहा है कि विजुअल एज मस्ट बी क्लियरली विजिबल टू द एंटायर ऑडियंस, के सारे ऑडियंस को वो उससे वो मुस्तफीद हो सके. दे गेट बेनिफिट आउट ऑफ ऑल दोज पिक्चर्स or those visuals. It is irritating for the audience to listen to the presentation that has visual aid that can be seen only by a portion of the audience. ठीक है, बड़ा irritating होता है कि सिर्फ अगले वाली रो इसको देख पा रही है, पीछे कोई इसको देख ही नहीं पा रहा, तो उससे फिर ऑडियंस इरिटेट हो जाती है. ठीक है, तो जब भी आपने विजुअल्स को दिखाना होता है, जब भी आपने पिक्चर्स को दिखाना होता है, जब भी आपने वीडियोस को दिखाना होता है, तो आपने इस तरह दिखाना होता है कि हर एक को वो इक्वली नजर आ रही हो, हर एक को प्रॉपरली विजिबल हो. Visual aid should be displayed, the third point, visual aid should be displayed only at the relevant point in the presentation and should be removed, switch off before moving to the new information. अब प्रॉब्लम ये होती है बेटा कि जब विजुअल दिखा रहे होते हैं, अगर आप पिक्चर दिखा रहे हो, अगर आप वीडियो दिखा रहे हो, तो ऑडियंस ने बार बार उधर ही फोकस करना, वो आप पे फोकस कम करना. अगर प्रेजेंटेशन, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दे रहे हो बेटा और सामने स्लाइड्स चल रही हैं, अब स्लाइड पे जो लिखा हुआ है ऑडियंस बार बार स्लाइड को देखेगी, आपको नहीं फोकस करेगी. प्रेजेंटेशन का जो अच्छा असूल है कि ऑडियंस आपके साथ आई कांटेक्ट में रहे. अगर आपने पिक्चर दिखा दी, आपने पिक्चर दिखा दी, आपने टेबल दिखा दिया, उसको फिर रिमूव कर दें वहाँ से, स्लाइड को ब्लैंक कर दे. द बेस्ट वे इज टू ब्लैंक द स्लाइड्स. कोई डिफरेंट ऑप्शन, उसके लिए ऑप्शन होते हैं कीबोर्ड में, आप उसको ब्लैंक भी कर सकते हैं. ठीक है, आप उसको ब्लैंक कर दें ताकि ऑडियंस आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाए. अगर आपने ये ना किया तो ऑडियंस बार बार उसे देखती रहेगी, उस पिक्चर पे देखती रहेगी, उस टेबल पे, उस ग्राफ पे देखती रहेगी. तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि विजुअल एड शुड बी डिस्प्लेड ओनली एट अ रेलेवेंट पॉइंट इन द प्रेजेंट. सिर्फ आपने वहां पे शो करने हैं जहां पे उनकी वो प्लेस बनती है. एंड शुड बी रिमूव, स्विच ऑफ और बिफोर मूविंग टू अ न्यू इन्फॉर्मेशन. जब भी आप न्यू इन्फॉर्मेशन मूव ऑन करें तो फिर वो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को आप वहां से रिमूव कर दें और स्विच ऑफ कर दें. एंड एन इररेलेवेंट विजुअल एड क्रिएट्स डिस्ट्रैक्शन अमंग द ऑडियंस. ठीक है, जो अमंग मतलब वो आपने चीज़ें नहीं दिखानी कि जिससे बजाय वो कोई मैसेज गेन करने के वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाए, जो उनको पर्पस से हटा दे. आप अगर सपोज मैं आपको बीसी पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बीसी की सारी इंफॉर्मेशन दिखाऊँ, ना कि आपको मैं इंजीनियरिंग की दिखाऊँ, ना कि आपको मेडिकल की दिखाऊँ, उससे फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपका माइंड कहीं और चला जाएगा. तो ये कहना चाह रहा है कि जो पॉइंट डिस्कस हो रहा है उसी पॉइंट की आप इंफॉर्मेशन सारी दिखाएं या पढ़ाएं. जी, अब विजुअल एड, नो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, ये फोर्थ बुलेट पॉइंट है.
A visual aid should contain only such information which can be easily comprehended by the. सिर्फ आपने प्रेजेंटेशन में या विजुअल एड में सिर्फ वही पिक्चर दिखानी है, वही वीडियो दिखानी है, वही टेबल दिखाना है, वही ग्राफिकल आपने चीज़ें दिखानी है कि जो ऑडियंस अंडरस्टैंड भी कर सकें. सम टाइम कुछ टेबल्स, कुछ ग्राफ इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं दैट ऑडियंस आर नॉट एबल टू कंप्रीहेंड, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी आपको एक डिफरेंट ऑडियंस रिक्वायर्ड होती है. ये कहना चाह रहे हैं कि आपने वही विजुअल्स दिखाने हैं, वही आपने वही पिक्चर्स दिखानी है, वही टेबल दिखाना है, वही ग्राफ दिखाने हैं कि जो उनको अंडरस्टैंड भी हो, कंप्रीहेंड भी हो. अ विजुअल एड शोइंग क्लिप आर्ट फ्रॉम वेल नोन सोर्सेज शुड बी अवॉइडेड. ठीक है बेटा, अ विजुअल एड शोइंग क्लिप आर्ट फ्रॉम वेल नोन सोर्सेज शुड बी अवॉइडेड. ठीक है जी. तो ये दिस इज मोस्ट, इसके साथ आप स्टार का साइन लगा लो बेटा, इस पॉइंट के साथ आप स्टार का साइन लगा लो. दिस पॉइंट इज समटाइम आस्क्ड बाय द आई कैम. अ विजुअल एड शोइंग क्लिप आर्ट फ्रॉम द वेल नोन सोर्सेज शुड बी अवॉइडेड. कि अब आपने जो पिक्चर्स दिखानी है, जो आपने विजुअल्स एड दिखाने हैं, वो ना दिखाओगे जो दुनिया ऑलरेडी जानती है, जो देख चुके हैं. सपोज आपने कोई पिक्चर लगानी है, नेचर की पिक्चर लगानी है, तो आप जनाब वो जो लैपटॉप में जो बिल्ट इन आती हैं 4 पिक्चर्स आती हैं, आप वही उठा के लगा रहे हैं, तो वो तो बोलेंगे आपकी क्रिएटिविटी की, क्योंकि प्रेजेंटेशन मीन आपकी क्रिएटिविटी. आपने क्या स्ट्रगल की है, आपने क्या न्यू डाटा कलेक्ट किए हैं. तो ये कहना चाह रहा है कि आपकी प्रेजेंटेशन में अगर यूजुअल स्टफ होगा तो फिर आपकी प्रेजेंटेशन क्रिएटिव नहीं है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो इनोवेटिव नहीं है. आपकी बात में जब तक कोई नई बात नहीं होगी, आपकी प्रेजेंटेशन में जब तक कोई नया टॉपिक नहीं होगा, कोई नई न्यू सॉर्ट ऑफ वीडियोस नहीं होगी, न्यू सॉर्ट ऑफ पिक्चर्स, न्यू सॉर्ट ऑफ, देयर मस्ट बी समथिंग न्यू. अगर आपने वही चीजें उठा के एक्सप्लेन करी है, लोग बोलेंगे ये तो हम खुद भी गो थ्रू कर सकते हैं. वी आर हेयर, ऑडियंस विल से वी आर हेयर टू लिसन समथिंग न्यू, वी आर हेयर टू गो थ्रू समथिंग न्यू. If everything is same, if everything is old, if everything is available already, we are not going to listen to you. वो आपकी प्रेजेंटेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे. ये कहना चाह रहे हैं अ विजुअल एड शोइंग क्लिप आर्ट फ्रॉम वेल नोन सोर्सेज शुड बी अवॉइडेड एज इट शोज लैक ऑफ ओरिजिनल प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ द. इसका मतलब है कि आपने कॉपी पेस्ट की है, आपने कैंची कट की है, आपने कट पेस्ट की है, यू डिडंट हैव योर ओन वर्किंग. जो पाकिस्तान में मोस्टली होता है कि यू हैव टू हैव योर ओन रिसर्च. इट दिस प्रेजेंटेशन मीन योर प्रेजेंटेशन, नॉट द अदर्स डाटा, not the others information that you copied there and you're going to have that. ठीक है बेटा. And last point is the after offering the explanation of the content of the visual aid, after offering the explanation of the content of the visual aid, the speaker should immediately turn face toward the audience and continue to speak. अब बेटा सीन पता है क्या होता है. अब हमारा प्रॉब्लम बेटा क्या है कि जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो हम ऊपर दे रहे होंगे, हम व्हाइट बोर्ड को दे रहे हैं. अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट होता है जी, अच्छा ये मेथोडोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन होता है. हमारे मोस्टली टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं, प्रॉब्लम ये हमारा कल्चर का प्रॉब्लम है, इसके हम व्हाइट बोर्ड को पढ़ा रहे होते हैं, हम प्रेजेंटेशन व्हाइट बोर्ड को दे रहे हैं या हम दीवारों को दे रहे हैं. कहना चाह रहा है कि आपने मतलब आई कांटेक्ट करना है, मतलब आपने कोई बात ठीक है, समटाइम यू हैव टू टर्न हियर, आपने टर्न कर लिया. जब टर्न करना है बेटा आपने तो इस तरह से टर्न करना है. जब प्रेजेंटेशन में आपने इस तरह से टर्न करना है, इस तरह से टर्न नहीं करना. जब इस तरह से बेटा टर्न करते हैं तो बैक लुक्स वेरी बैड. ओके, प्रेजेंटेशन में आपने अपनी बैक को शो नहीं करना, ये दिस इज रॉन्ग. अगर आपने कुछ चीज शो भी करनी है प्रेजेंटेशन में तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं. एक पेन होता है बेटा, लेजर पेन होता है, उससे आप शो कर सकते हैं. स्लाइड को इस तरह शो, क्योंकि वहाँ लिखना नहीं होता, वहाँ पे शो करना होता है, तो ऐसे शो कर सकते हैं. ये इस तरह बता सकते हैं. दिस इज कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट ये होता है, ये मैथड ऑफ कम्युनिकेशन ये होता है. इस तरह एक्सप्लेन करना होता है बेटा. अंडरस्टैंड? ओके जी. ये कहना चाह रहा है इस पर कि आफ्टर ऑफरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द विजुअल एड, द स्पीकर शुड इमीडिएटली टर्न फेस टुवर्ड द ऑडियंस एंड कंटिन्यू टू स्पीक. ठीक है जी. अब वो उसके बाद इमीडिएटली आपकी तरफ वो टर्न हो जाए इमीडिएटली और आपसे मुखातब हो पे, क्योंकि आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन. अगर आई कांटेक्ट नहीं है,
ओके तो ऑडियंस जो है ना, टाइम हैज कम टू टेक और योर एंड्रॉइड एंड स्टार्ट चेकिंग योर व्हाट्सएप एंड फेसबुक नो. ओके सो बीइंग अ गुड प्रेजेंटर, आई कांटेक्ट आपने कंटिन्यूसली रखना है. जब आप बिजनेस में जाएंगे बेटा, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, यू हैव टू गिव द प्रेजेंटेशन. तो फॉर दैट मोमेंट आई एम टेलिंग यू कि आपने आई कॉन्टैक्ट कंटिन्यू, ट्राई टू हैव एज मच आई कॉन्टैक्ट एज मच यू कैन विद द ऑडियंस. जो ही आपने आई कॉन्टैक्ट व्हाइट बोर्ड की तरफ कर लिया या कहीं आगे पीछे कर लिया तो ऑडियंस भी डिस्ट्रैक्ट हो जाए. ऑडियंस उस वक्त तक अटेंटिव होती है कि जब तक उनको पता होता है कि हमें कोई देखा जा रहा है, हमें कोई पर्सन देख रहा है. जब कोई आपको देखेगा ही नहीं, जब ऑडियंस को देख ही नहीं रहा, तो वो भी बोलेंगे ठीक है, वी आर फ्री नाउ, let us move around. They're going to check your mobiles, or they're going to talk with each other. So that's a problem. ठीक है जी. So I'm done with this topic. So I'm done with method of communication. That's 2.3. Now I'm moving for the communication media. The next topic is beta is the communication media. 2.4. Communication मीडिया. ठीक है जी. आप कितने, ये आपको बताया था बेटा मैंने, मीडियम और मीडिया में क्या डिफरेंस होता है. ओके मीडियम होता है एक टूल, कम्युनिकेशन मीडिया. आजकल हम मीडिया यूज कर रहे हैं कि उसमें डिफरेंट, उसी में ही डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ मीडियम्स हैं. ओके जी. सो कम्युनिकेशन मीडिया, दैट इज अवर न्यू टॉपिक. यस. So so let me go through word by word. Okay, so different situations will lend themselves to a different choice of communication medium, the type of communication. अब कहना यहाँ बेटा, यहाँ पे ये चार है कि आपके पास सपोज 10 मीडियम्स हैं, आपके पास 20 मीडियम्स हैं, तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपने किस सिचुएशन पे कौन सा मीडियम का इंतखाब करना है. अब यहाँ पे मैं आपको बेटा ये बताने वाला हूँ कि किस सिचुएशन पे आपने कौन से मीडियम का इंतखाब करना. अब वी गोना हैव लाइक हाउ मेनी मीडियम देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मीडियम्स आर गिवन हियर. आपकी बुक में 13 मीडियम गिवन है. अब बताएगा किस मौके पे कौन से मीडियम आपके लिए बेस्ट रहने वाला है. हम यहाँ पे ये गो थ्रू करने वाले हैं. ठीक है जी. सो द फर्स्ट वन इज दी, हालांकि यहाँ पे 13 डिस्कस कर रहा है, इन प्रैक्टिकल लाइफ देयर आर मोर देन दिस मीडियम्स. ठीक है जी. तो द फर्स्ट वन इज द टेलीफोनिक. Okay, telephonic. So let me go through here. ठीक है जी. So अभी हम जो go through करने वाले हैं बेटा, हम जो go through कर रहे हैं वो कौन से, communication media जी. The first one is a telephonic conversation. So idea for most informal and some formal. तो most of the time हम जो telephonic conversation करते हैं, हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी पर्सनल बातें करते हैं. सम टाइम वी आर गोना हैव द फॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन जरा कम होती है और जो मोस्टली कम्युनिकेशन होती है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. तो जब भी हमने कोई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करनी है, जब भी हमने कोई पर्सनल बातें करनी है या कोई अपनी नीड को फुलफिल करना है, वी गो फॉर द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन. इसका मेनली हम टेलीफोन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वेयर when you can't reach a person immediately, you don't have time to go to the person. The best way to communicate is to go to a person, but when you can't go to the person is so far away, you don't have time to go to that person, and we're going to have the telephonic conversation. The first one. ठीक है जी. हम टेलीफोन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं कि जहाँ पे या तो वहाँ पे टाइम कम होता है या हम बहुत दूर हैं और उसके बाद जाने में काफी टाइम रिक्वायर्ड है, sufficient time required है. So we don't have time to go to that person, then we go for the telephonic conversation. Telephone में maximum 2 people are involved. Then we have teleconference. Conference mean where more than 2 people, minimum 3 people. यहाँ पे telephone में maximum 2 people and conference में minimum 3 people and maximum there is no limit for that. जहाँ पे ये मोस्टली बेटा तब होता है कि जहाँ पे आप लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल बिजनेसेस हैं, आपके डिफरेंट ऑफिसेज हैं, आपके 2-3 कंट्रीज में ऑफिसेज हैं. अब आप डेली उन कंट्रीज में मूव नहीं कर सकते, उन सिटीज में मूव नहीं कर सकते, उन लोकेशन में जा नहीं सकते, तो आप सबको बोलते हैं ठीक है जी इस टाइम पे सारे ऑनलाइन आ जाएं. सो वी आर गोना हैव द वी गोना हैव द टेली कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे आप उसको देख नहीं पाएंगे लेकिन आप वो आपस में आप उनकी बातें सुन पाएंगे, आप उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे. मोस्टली बेटा अभी भी टीवी चैनल्स पे ऐसा होता है कि एक ही स्क्रीन पे 3-4 स्क्रीन चल रही होती हैं. एक इस्लामाबाद से बात कर रहा है, एक कराची से बात कर रहा है, एक लाहौर से बात कर रहा है.
तो उनकी पिक्चर्स नहीं आ रही होती, उनकी सिर्फ उनकी साउंड, नीचे ऊपर नाम लिखा और नीचे नाम लिखा होता है, पिक्चर होती है, उनकी आवाज आ रही होती है. तो दैट इज अ टेली कॉन्फ्रेंस. जी. So when more than two individuals in remote location need to share a telephonic conversation, ठीक है जी, जब more than two people जो remote location में है, different areas में है, they have to share the information, so they can't come together on daily basis or immediately, so they are left with no option but to go for the teleconference. Often used for internal communication and sometimes for external communication too. ठीक है जी. अब जो मोस्टली जो कम्युनिकेशन होती है ये इंटरनल कम्युनिकेशन होती है. ऑफन यूज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन कॉमन एंड समटाइम्स फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टू लेस कॉमन. ठीक है जी. सो जो मोस्टली जो कम्युनिकेशन होती है टेली कॉन्फ्रेंस में इंटरनल होती है, क्योंकि जिस टाइम ये बुक लिखी गई थी बेटा उस वक्त ये टेक्नोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं थी. अब तो खैर जूम एप्लीकेशन आ गए, डिफरेंट एप्लीकेशन हैं, तो अब तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उस टाइम पे इट वाज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, सो यू हैव टू पे फॉर दैट. तो मोस्टली ये जो कंपनीज थी वही इनका एक्सपेंस बियर कर पाती थी. ठीक है. तो ये मोस्टली पहले इंटरनल के लिए इस्तेमाल होती थी एंड सम टाइम फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, और सम टाइम हम इसको एक्सटर्नल क्लाइंट्स के साथ भी यूज करते थे. लेकिन आजकल okay, it is a common trend that we go for, because it's a free technology nowadays. WhatsApp पे भी facility आ गई है और different application are available through the Google Play that you can go for free teleconference or free video conference that we discuss later on. video conference क्या होती है. ठीक है बेटा, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया जी. I discuss telephone, I discuss telecom. कॉन्फ्रेंस उसको बेटा मैं डिस्कस करने वाला हूँ फैक्स. थर्ड पॉइंट आपको गिवन है फैक्स. बेटा फैक्स ये टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी है तकरीबन. ये आज से 10 साल पहले तो इन थी, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी तकरीबन खत्म हो चुकी है, बट आपकी बुक में गिवन है तो आई हैव टू गो थ्रू इट. सो फैक्स कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट नीड सेंडिंग टू डिफरेंट फिजिकल लोकेशन. अब तो बेटा हम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम स्कैन करके फॉरवर्ड कर देते हैं ईमेल के थ्रू, लेकिन पहले सीन था कि स्कैनर अवेलेबल नहीं थे, तो हम एक स्पेशल फैक्स मशीन होती थी. आई रिक्वेस्ट यू टू राइट ऑन गूगल फैक्स. आप उस फैक्स मशीन में डालते थे. आगे भी फैक्स मशीन होती थी, आप वो नंबर डायल करते थे, ये टेलीफोन के साथ इसके कनेक्शन होता था. आप वो नंबर डायल करते थे तो उसके पास वही डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर निकल आता था. ठीक है. लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये कॉपीड फॉर्म में जाता था, ये ओरिजिनल फॉर्म में आपको बाद में ओरिजिनल फॉर्म में उसको फॉरवर्ड भी करना होता था. नोट दैट फैक्स हैज ऑलरेडी बीन सुपरसीडेड बाय द सेंडिंग ऑफ ईमेल्स विद इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच. वही कहना चाह रहा है कि अब फैक्स तकरीबन खत्म हो चुकी है. अब हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके विदाउट हैविंग एक्स्ट्रा, क्योंकि फैक्स में आपको वो पेजेस चाहिए, आपको इंक चाहिए, आपको कनेक्शन चाहिए सेपरेट, बड़ी सी मशीन चाहिए. इट्स अ ह्यूज एक्सपेंस. सो अब सिंपली क्या है कि आपको एक स्कैनर रिक्वायर्ड है, उसमें आप सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में स्कैन करें, अटैच करें, उनको ईमेल कर दें. तो अब ऑलमोस्ट फैक्स हैज गॉन, इट्स टाइम इज ओवर जी. बट आई काइंडली रिक्वेस्ट यू कि फैक्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने के लिए राइट ऑन गूगल फैक्स एंड यू कम अक्रॉस एंड गो ऑन इमेजेस एंड यू कम अक्रॉस कि फैक्स मशीन किस तरह की होती है. देन वी हैव द लेटर्स. बेटा जब भी हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में करनी, जहां पे हमें कोई प्रूफ चाहिए, जहां पे हमें कोई जहां पे हमें उसकी ऑथेंटिसिटी चाहिए कि अगले बंदे ने क्या बात, उसका रिकॉर्ड भी आपने मेंटेन करना है.
तो दैट इज कॉल्ड द लेटर. सो फॉर्मल एक्सटर्नल, यहाँ पे कम्युनिकेशन भी फॉर्मल है और बाहर कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी अननोन बंदे के साथ आप, ठीक है, जिसको आप ज्यादा नहीं जानते. दैट रिक्वायर एन ऑडिट ट्रेल, जिसका हम बाद में उसका प्रूफ भी रख सकें कि यार इस पर्सन के साथ हमने ये कम्युनिकेशन की थी, इस पार्टी के साथ हमने ये कम्युनिकेशन की, इस बिजनेस के साथ हमने ये कम्युनिकेशन की थी. सो लेटर को इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. कंप्लीट चैप्टर इज डेडिकेटेड फॉर द लेटर्स. सो आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर द लेटर डेफिनेशन. सो अगेन फॉर्मल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दैट रिक्वायर्स एन ऑडिट ट्रेल प्रूफ. ठीक है बेटा. सो एक ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है. कौन सी कम्युनिकेशन होती है बेटा? ये बाहर कम्युनिकेशन करते हैं, एक्सटर्नल पार्टीज के साथ हम करते हैं. दैट रिक्वायर्ड एन ऑडिट ट्रेल, ठीक है, जिसमें प्रूफ रिक्वायर्ड होता है. एडवर्टाइजमेंट, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा एडवर्टाइजमेंट का. सो डिजाइन प्राइमरीली फॉर एक्सटर्नल इंडिविजुअल्स एंड डेफिनेटली बेटा जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है वो एक्सटर्नल्स के लिए की जाती है, इंटरनल्स के लिए नहीं की जाती. डेफिनेटली बेटा. अगेन आई एम सेइंग जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है, अगेन आई एम सेइंग बेटा जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है इंटरनल कंपनीज को, तो एम्प्लॉइज को पता है कि हमारी क्या प्रोडक्ट है. जो बताना होता है प्रोडक्ट को वो पब्लिक को बताना होता है कि वी गॉट दिस प्रोडक्ट. और जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है वो टीवी के थ्रू भी की जाती है, वो न्यूज़पेपर के थ्रू भी की जाती है, वो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू की जाती है. ठीक है. there are hundred sort of different channels through which, और पाकिस्तान में माशाल्लाह से एडवर्टाइजमेंट हर जगह ही होती है, हर दीवार पे एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है. ठीक है ना. मतलब आधा पाकिस्तान तो हमारा एडवर्टाइजमेंट में खपा हुआ है, आई मस्ट से. देन वी डू हैव द वीडियो कॉन्फ्रेंस. बेटा ये जब इतनी टेक्नोलॉजी इन नहीं थी पहले, जब इतनी टेक्नोलॉजी इन नहीं थी तो पहले हम टेली कॉन्फ्रेंस करते थे. जब से टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, जब से हमारे पास इंटरनेट ज़्यादा हाई स्पीड के, ज़्यादा हाई बैंडविड्थ का आ गया, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में चले गए कि जहाँ पे हम जब वो बात कर रहे होते हैं तो हम उनके साथ वीडियो भी देख सकते हैं, उनके हम लाइव वीडियो भी देख सकते हैं. तो ये कहना चाह रहा है कि एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ टेली कॉन्फ्रेंस, उसी की अपडेटेड फॉर्म है, जो लेटेस्ट फॉर्म है, दैट इंक्लूड्स वीएन विद द वॉइस, कि हम अगले बंदे को उसमें देख भी सकते हैं. ठीक है. फ्रीक्वेंटली यूज फॉर इंटरनल मीटिंग बिटवीन ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉइज इन रिमोट लोकेशन. ठीक है. फ्रीक्वेंटली जो है ना ये इंटरनल तो यूज होती ही होती है, लेकिन आजकल ये एक्सटर्नल कोरोना की वजह से आजकल जो मोस्टली मीटिंग्स हो रही हैं क्लाइंट्स के साथ भी, और जो कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं वो बेटा वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो रही हैं. नेक्स्ट इज दी ड्राइंग्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स. वही बेटा जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि पिक्टोरियल फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन को, हम टेक्स्ट को पिक्टोरियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको वीडियो के थ्रू भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम उसे ग्राफिकल फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, टेबल बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर नंबर्स वगैरह हैं. तो ये कहना चाह रहा है कि आप जहाँ पे आप मैसेज को डिफरेंट ड्राइंग्स, ग्राफ, चार्ट्स, टेबल्स के थ्रू आप डिपिक्ट कर रहे होते हैं. सो यूज टू इनहेंस इंफॉर्मेशन एंड मेक कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन इजी टू अंडरस्टैंड. इनका जो मेन मकसद बेटा होता है, इनका जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मैसेज को इजीली और क्विकली कन्वे करना है. अब टेबल का मकसद, टेबल बनाना, देखो ये जो टेबल है, आई एम गोना हैव टेबल हियर, यू सी द टेबल हियर. अगर ये देखो आप, ये देखो ये टेबल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है. ये टेबल है आपके सामने, ये मैंने टेबल बनाया है, ये मैंने टेबल बना दिए. अब ये टेबल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं. अब ये टेबल जो है ये विजुअल है, ये अब इस टेबल में जो मैं लिखूंगा दैट इज अ मैसेज. लेकिन ये टेबल क्या है कि इंफॉर्मेशन को समराइज कर रहा है, वर्ड्स को समराइज कर रहा है, फिगर्स को समराइज कर रहा है, नंबर्स को समराइज कर रहा है. तो ये हेल्प आउट कर रहा है. ये पॉइंट जो है ना, ये कहना चाह रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन जो है, जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, जो ह्यूज इंफॉर्मेशन है, उसको अरेंज करता है. ये जो ड्राइंग्स वगैरह हैं, ये जो विजुअल कम्युनिकेशन है, बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन इजीली एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, उसी को पिक्चर की फॉर्म में, उसी की वीडियो बना के पीपल टेक मोर इंटरेस्ट टू गेट दैट मैसेज, टू गेट दैट इंफॉर्मेशन. तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ ये है कि इंफॉर्मेशन को इजीली आपको अंडरस्टैंड कराना. ठीक है बेटा. उसके बाद बेटा फेस टू फेस कम्युनिकेशन है. आई मस्ट से कि जो सबसे अच्छी, बल्कि लेट मी गो थ्रू अगेन, मैं इसको फिनिश नहीं किया. ड्राइंग, ग्राफ्स एंड चार्ट्स typically used as part of another medium. For example, reports are, ठीक है जी, ये another medium. ठीक है. अब ये कहना चाह रहा है कि ये typically used as a part of, for example, reports are letter. अब कहना चाह रहा है कि ये अदर मीडियम है, असल मीडियम नहीं है. मतलब एक लेटर होगा, लेटर में टेबल बनाएंगे, अब लेटर है वो मीडियम है, ये अदर मीडियम हो गया.
ये व्हाइट बोर्ड है, एक मीडियम है, ठीक है, और व्हाइट बोर्ड पे मैंने टेबल बनाया, ये अदर मीडियम हो गया। तो ये कहना चाह रहा है कि टिपिकली यूज एज अ पार्ट ऑफ अनदर मीडियम, फॉर एग्जांपल लेटर्स आर, फॉर एग्जांपल रिपोर्ट आर लेटर्स। Then we are going to have the face-to-face conversation, beta. Okay, the best medium is the face-to-face conversation. बेटा आप फॉर्मल भी कम्युनिकेशन करते हैं, आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी करते हैं, आप इंटरनल कम्युनिकेशन भी करते हैं, आप एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी करते हैं। अगर आपके पास बेटा टाइम है तो गो फॉर द फेस-टू-फेस कम्युनिकेशन, द बेस्ट कम्युनिकेशन। आपकी 100% जो कम्युनिकेशन होती है वो फेस टू फेस में होती है। अगर मैं बात करूं टेलीफोनिक में तो सिर्फ आपकी आवाज़ और पारा लैंग्वेज और 38+7 कितने हैं जी, कितना 45% कम्युनिकेशन हो रही है। टेलीकॉन्फ्रेंस में भी इतनी कम्युनिकेशन हो रही है, फैक्स में तो सिर्फ 7% कम्युनिकेशन हो रही है, लेटर में भी 7% कम्युनिकेशन हो रही है, एडवर्टाइजमेंट में सम ऑफ विजुअल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं बट नॉट 100%, लाइक 30-40% कम्युनिकेशन होती है। वीडियो में आप अगले बंदे को देख पा रहे हो लेकिन नॉट 100%। तो वो भी जो मैक्सिमम कम्युनिकेशन होती है वो अगर बहुत ही अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन, दैट्स 80%, 70-80%, नॉट मोर देन दैट। ओके, ड्राइंग it's not like 20-30% communication, then face to face is 100% communication, जहाँ पे आप उसको आपका मैसेज भी ग्रैब कर रहे हो, उसका यू अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, यू आर गोइंग थ्रू हिज वॉइस एज वेल एंड यू आर गोइंग थ्रू हिज जेस्चर्स एज वेल, हिज बॉडी लैंग्वेज एज वेल। तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स हैं। लेट मी गो थ्रू अगेन। सो appropriate to a multitude of situations occurring both internally and externally, formally and externally, ठीक है जी। सो ये इंटरनली भी कम्युनिकेशन होती है और एक्सटर्नली भी होती है। इंटरनल भी करते हैं हम एम्प्लॉइज के दरमियान भी करते हैं, घर में भी करते हैं, एक्सटर्नली भी करते हैं, क्लाइंट्स के साथ करते हैं, घर के बाहर करते हैं। फॉर्मली इनफॉर्मली दोनों तरह से होती है। एग्जाम्पल माइट इंक्लूड अ फॉर्मल एम्प्लॉय अप्रेजल, इंटरनल एम्प्लॉय अप्रेजल और एन इनफॉर्मल एक्सटर्नल क्लाइंट मीटिंग। जब एक्सटर्नल मीटिंग करेंगे तो डेफिनेटली हम फॉर्मल होगी और एक्सटर्नल होगी। और जब फॉर्मल, यहाँ पे उसने फॉर्मल इंटरनल एम्प्लॉय अप्रेजल, ये बेटा ये होता है कि हर साल के बाद आपकी इवैल्यूएशन होती है कि आपने एक साल में कैसा काम परफॉर्म किया। ओके, तो वो आपको बुलाते हैं, आपसे मीटिंग करते हैं, आपको सारा डिस्कस करते हैं। या ये साल के बाद नहीं बल्कि सम टाइम वीकली मीटिंग्स भी होती हैं, यहाँ पे वीकली अप्रेजल की जाती है, मंथली अप्रेजल भी की जाती है, 6 मंथ की अप्रेजल भी की जाती है, एनुअल अप्रेजल भी की जाती है। सो अप्रेजल सो चलती रहती हैं बेटा आपकी। तो ये लेकिन जो आपको कॉल किया जाता है वो आपको बॉस आपको बुलाते हैं, आपसे पूछते हैं या आप उनको बताते हैं कि आपने इस हफ्ते में क्या किया, तो वो एक फॉर्मल फेस टू फेस एक आपकी मीटिंग होती है। ठीक है जी, आई एम डन विद फेस टू फेस, देन आई एम मूविंग फॉर द मेमोरेंडा। मेमोरेंडा को बताया था कि ये इंटरनल कम्युनिकेशन होती है और मोर देन वन मीटिंग में थ्रू होती है। Normally restricted to internal use for disseminating information to a staff by management। ठीक है जी, तो स्टाफ को जो कम्युनिकेशन की जाती है मैनेजमेंट की तरफ से, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से, बॉसेस की तरफ से। ओके, सो डिसमिनेशन होता है कि सबको इन्फॉर्मेशन इजी वे में पहुंचा देना। फॉर एग्जांपल क्वार्टरली सेल्स समरी आर नोटिस ऑफ अ फायर अलार्म टेस्ट। ठीक है जी, अब क्वार्टरली एक क्वार्टर में कितनी सेल्स हुई हैं, ओके, वो मैनेजमेंट स्टाफ को या स्टाफ मैनेजमेंट को डिस्कस कर रही है। क्योंकि ये अब ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, वो रिपोर्ट के थ्रू भी हो सकती है, वो मेमो के थ्रू भी हो सकती है, वो ईमेल के थ्रू भी हो सकती है, उनमें कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मीडियम्स भी हो सकते हैं। आर नोटिस ऑफ फायर अलार्म टेस्ट, एक फायर अलार्म का टेस्ट करने वाले हो, उनको बताने वाले हो कि ठीक है कल प्लीज परेशान ना हो जाना, वी आर गोना हैव अ टेस्ट एट 9 AM, वी आर गोना हैव अ फायर अलार्म टेस्ट। तो ये एक इंटरनल मैसेज कन्वे किया गया है, दैट इज कॉल्ड द मेमोरेंडा। ओके बेटा, सो आई एम डन टिल हियर। So we are left with 3 parts that I will cover in next lecture. So we covered a little bit more in this lecture. So please go through it. Okay, and if you find any problem, please contact me. I will try to help you out. Okay जी, thank you very much. Best of luck. Best wishes for you. Okay जी, पढ़ा करें. Okay, पढ़ के अपना नाम भी रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन करें, राइस का नाम भी रोशन करें। Okay, अपना टीचर definitely I feel happy that if you become a good chartered accountant, if you go through the AFC in a first attempt,
ओके, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको इस तरह से पढ़ाऊँ कि जैसे आई कैप का पैटर्न है, जैसे आई कैप एग्जाम कंडक्ट करता है, एग्जैक्टली आई एम गोना टीच यू विद दैट पैटर्न। वो जो एग्जाम्पल्स वगैरह जो समटाइम आज मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है, और आई विल टेक यू इन द सेम पर्सपेक्टिव, सो प्लीज बी विद मी and you're going to really enjoy the coming topics. Some of the topics are so interesting, okay, और ये जो बेटा बुक है, ये आप इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों लें, क्योंकि ये जो बुक है ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है कि कम्युनिकेशन आपने बेटा करनी है, ज़िंदगी के हर लम्हे आप कम्युनिकेशन करते हैं, उठते बैठते आप कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। बाकी चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर ना भी करें तो चलेगा, लेकिन ये तो आपको सुबह शाम का आपको ये फटीगनेस आपको फील करनी पड़ेगी, आपको ये स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी, तभी आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। थैंक यू वेरी मच। ओके, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।